एक कैरेक्टर जिसने सुपर ऑसम आर्मर्स बनाए, एक कैरेक्टर जिसने न्यूयॉर्क बैटल में अर्थ को बचाया, एक कैरेक्टर जिसका डेवलपमेंट उसके इन्वेंशंस के साथ डेवलप हुआ, एक कैरेक्टर जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट मार्वल के हर कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क मार्वल फैंस के लिए मैटर करता है और करेगा भी क्यों नहीं। मार्वल ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, चाहे एक आइकॉनिक ओरिजिन की बात हो या बात हो एक एंड ऑफ एन एरा डेथ की। आयरन मैन की स्टोरी लाइन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में परफेक्ट माना जाता है। पर मुझे बताओ कि आपका क्या रिएक्शन रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि मार्वल ने अभी भी आयरन मैन से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट बातें कवर नहीं करी हैं, जैसे टोनी स्टार्क किस लेवल का जीनियस इन्वेंटर था, उसके सबसे क्रेजीएस्ट आर्मर और उसका एक डार्क फेस जो मूवी देखने वाली ऑडियंस नहीं जानती। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, टोनी स्टार्क से जुड़ी 10 ऐसी डिटेल्स जो हमें मूवीज में नहीं दिखाई गई। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द अल्कोहलिक एरा। अब एमसीयू में भी हमें दिखाया गया था कि हर एक बिलियनियर की तरह टोनी की भी खुद की कुछ कमजोरियां हैं। अब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और हर इंसान एक फेज ऑफ डिप्रेशन से जरूर गुजरता है। तो कॉमिक्स की फेमस डीमन इन अ बॉटल स्टोरी लाइन इनविंसिबल आयरन मैन के इशू 120 से 128 तक जाती है। यहाँ हमें दिखता है कि टोनी का आर्मर कुछ वक्त से मेल फंक्शन हो रहा था और जब एक पार्टी में टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करने जाता है तब उसका रिपल्सर अचानक से एक ब्यूरोक्रेट के ऊपर फायर हो जाता है और वो ऑफिसर वही मारा जाता है। अब ऐसा होते ही पूरी दुनिया और मीडिया टोनी के पीछे पड़ जाती है। उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ से हटा दिया जाता है, उसे एवेंजर्स छोड़ना पड़ता है और इसी स्ट्रेस में डूबने की वजह से टोनी कंपल्सिव ड्रिंकिंग का शिकार बन जाता है। पर टोनी इस बात की तह तक जाना चाहता है और इसके लिए वो मदद मांगता है स्कॉट लैंग की, जो कि पता लगा लेता है कि उसके सूट इसलिए मेल फंक्शन कर रहे थे क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जस्टिन हैमर ने उसके सूट को हैक कर रखा था और ऐसा वो कर रहा था टोनी से बदला लेने के लिए, जिसकी वजह से उसने एक ट्रेड डील गवा दी। तब टोनी जस्टिन हैमर और उसके विलन्स का सामना करता है और उन्हें हरा देता है, पर उसका गिल्ट तब भी नहीं जाता और उसकी शराब की लत तब भी नहीं छूटती। पर बाद में उसकी गर्लफ्रेंड उसे कन्फ्रंट करती है और उसे समझाती है कि वो उसके साथ है और उसने देखा है कि शराब किस तरह एक इंसान को खोखला करके उसे खा जाती है और फिर वो हेल्प करती है टोनी की नशे की लत को छुड़ाने में। नंबर 2, कॉमिक्स की पेपर पॉट्स। अब आयरन मैन 2 में हमें डीमन इन अ बॉटल वाली स्टोरी लाइन थोड़ी अलग तरीके से दिखाई गई है, जहां हमने जाना कि पेपर पॉट्स वो इंसान थी जो कि टोनी को बुरी आदतों से बाहर लेकर आई और पेपर के कहने पर और उसी की खातिर टोनी ने फैसला किया खुद को सुधारने का। पर कॉमिक्स में ये काम पेपर पॉट्स ने नहीं किया था बल्कि बेथनी केब ने किया था और ये वही इंसान है जिसने डीमन इन अ बॉटल स्टोरी लाइन में टोनी की हेल्प की थी नशे की लत को छुड़ाने के लिए। बेथनी केब को मार्वल कॉमिक के इनविंसिबल आयरन मैन के इशू 117 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां हमें बताया जाता है कि वो अपने कॉम्बैट एक्सपर्टीज, तेज दिमाग और विल पावर के लिए जानी जाती है। वो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट होती है, पर हमें फिर पता चलता है कि नशे की वजह से ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और जब वो टोनी से मिली तो उन दोनों का काफी ऑन एंड ऑफ सा रिलेशनशिप चलता रहता है। पर जब डीमन इन अ बॉटल स्टोरी लाइन में टोनी पूरी तरह नशे में डूब जाता है तब बेथनी ही टोनी को संभालती है। वो उसे समझाती है कि किस तरह उसे सब कुछ अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। वो टोनी को खुद उसकी लत से बाहर लाती है। कई दिन ऐसे होते हैं जब टोनी रिहैब के प्रोसेस में बेथ पर चिल्लाता है, झगड़ता है, पर वो टोनी का साथ नहीं छोड़ती। तो बेथनी केब उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसने ये एहसास दिलाया कि टोनी जैसा इंसान भी किसी के लिए खुद को बदल सकता है। नंबर 3, द ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी। अब एमसीयू में हमने ब्लीडिंग एज आर्मर को इन्फिनिटी वॉर में देखा था, पर क्या आपको पता है कि एमसीयू में देखा ब्लीडिंग एज आर्मर कॉमिक्स वाले ब्लीडिंग एज आर्मर के आसपास भी नहीं टिकता उसके एडवांसमेंट के मामले में। तो इनविंसिबल आयरन मैन के वॉल्यूम 2 इशू 25 में हमें पहली बार ब्लीडिंग एज आर्मर देखने को मिला था। अब ब्लीडिंग एज आर्मर की खास बात ये थी कि वो लाखों छोटे छोटे मशीन नैनाइट से बना हुआ था जो कि टोनी की बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। ज्यादा स्पेसिफिकली बात करी जाए तो वो उसके बोन मैरो में रहते हैं। पर जो बात ब्लीडिंग एज आर्मर को टेक्नोलॉजी का एक करिश्मा बना देती है वो ये है कि ये सूट कंप्लीटली टोनी के साइक से कनेक्टेड है। नॉर्मली टोनी सूट अप करने के अलग अलग तरीके रखता था, पर ब्लीडिंग एज के साथ टोनी को बस अपने माइंड में सोचना था कि उसे सूट अप करना है और ब्लीडिंग एज आर्मर के अंडरशीट टेक्नोलॉजी की वजह से वो आर्मर टोनी के बोन्स से निकलकर उसके स्किन के पोर्स से बाहर आकर उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता था। पर ये तो अभी ब्लीडिंग एज आर्मर की खूबियों की शुरुआत भरी थी। ब्लीडिंग एज आर्मर में शेप शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी भी थी जिसे टोनी किसी भी फॉर्म में मटेरियलाइज करवा सकता था। उससे कई सारे वेपन्स फॉर्ज कर सकता था। वहीं इस सूट में कैपेबिलिटी थी सेल्फ हीलिंग की, जिसकी वजह से इसके टूटने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते थे। पर जो बात इस सूट को और भी इंसेन बनाती है वो है कि इस आर्मर में टोनी ने कार्बन नैनो ट्यूब्स का
इस्तेमाल किया था और इस वजह से ये आर्मर बनी ही थी मैग्नीटो जैसे कैरेक्टर से लड़ने के लिए। पर धीरे धीरे ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी का बुरा असर टोनी के ऊपर दिखने लगता है और इनविंसिबल आयरन मैन के इशू 517 में रीड की मदद से टोनी अपने अंदर के सारे नैनाइट्स को बाहर निकलवा लेता है। नंबर 4 रैग्नारॉक। तो आप सबने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि एमसीयू की सिविल वॉर उसके कॉमिक काउंटर पार्ट के बराबर बिल्कुल भी इंटेंस नहीं थी। तो ये कितना सच है? तो मैं कहूंगा कि ये एक्चुअली बहुत सच है, क्योंकि कॉमिक की सिविल वॉर के दौरान जब कैप्टन और टोनी के फोर्सेस आपस में भिड़ते हैं तो कैप्टन की टीम को टेक डाउन करने वहां खुद गॉड ऑफ थंडर आ पहुंचता है। पर सिविल वॉर के इशू 4 में हम देखते हैं कि थॉर रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। उसके आते ही कैप्टन की साइड की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि वो सब कंबाइंड मिलकर भी थॉर का सामना नहीं कर सकते थे। और यही होता भी है, थॉर अकेले पूरे बैटल को वन साइडेड बना देता है। पर हद तो तब पार हो जाती है जब थॉर से लड़ने के लिए वहां गोलायथ आता है और थॉर गोलायथ को मार डालता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिस थॉर को सभी ने वहां विटनेस किया था वो थॉर था ही नहीं। इनफैक्ट थॉर उस टाइम अर्थ पर था ही नहीं, और ये जो थॉर था वो थॉर के डीएनए से बना हुआ क्लोन था जिसका नाम था रैग्नारॉक, जिसे बनाया था टोनी स्टार्क ने। टोनी अपनी सिविल वॉर की जिद में इतना अंधा हो चुका था कि वो सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के इवेंट को एक ऑल आउट वॉर बना बैठा था, और इस वॉर में उसकी जीत हो इसके लिए उसने एक लिटरल गॉड के क्लोन तक को तैयार कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि एक हीरो इसकी बलि चढ़ गया। नंबर 5 आयरन ऑल फादर आर्मर। अब जहाँ टोनी हो और वहाँ इनोवेटिव आर्मर्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टोनी के आर्मर्स बनाने की स्टोरीज तो बहुत क्रेजी हैं, और इन्हीं क्रेजी स्टोरीज में से एक है ये। तो क्या आपको पता है कि टोनी खुद नाइडावेलर के डॉर्स के साथ मिलकर ओडिन के लिए एक आर्मर बनाता है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉर ऑफ द रियल्म स्टोरी लाइन की। तो इस स्टोरी में ओडिन पहले से थोड़े वीकेंड स्टेट में होते हैं। तो जब मिडगार्ड पर मेलेकिथ और उसकी फोर्सेस अटैक कर देते हैं तब फ्रीगा अपने लास्ट स्टैंड पर आती है, पर तभी वहां पर ओडिन एंटर करते हैं अपने आयरन ऑल फादर आर्मर में। अब इस आर्मर को टोनी ने नाइडावेलर के डॉर्स के साथ मिलकर उरू मेटल से बनाया था, और बाद में इशू 4 में खुद ओडिन उस नए आर्मर के साथ बैटलफील्ड में कूदते हैं मेलेकिथ का सामना करने के लिए और फ्रीगा को बचाने के लिए। वहीं सोचने वाली बात यह है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी कभी ओडिन से मिला ही नहीं। नंबर 6 सुपीरियर आयरन मैन। तो कॉमिक्स की एक्सेस इवेंट के दौरान हीरोज विलन्स बन चुके थे और विलन्स ने हीरोज का काम संभाल लिया था, पर उसके अंत में सब कुछ पहले जैसा करने के लिए स्कारलेट विच और डॉक्टर डूम ने दोबारा से इन्वर्जन स्पेल कास्ट किया। पर टोनी स्टार्क जो पहले के इन्वर्जन स्पेल से बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और सुपरमेसिस्ट बन चुका था, वो खुद को इस दूसरे इन्वर्जन स्पेल से प्रोटेक्ट कर लेता है और हमें मिलता है द क्लासिक सुपीरियर आयरन मैन। अब ये वर्जन टोनी स्टार्क की एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाती है जो उसकी सभी बुरी आदतों का एक क्रूड मैनिफेस्टेशन है। सुपीरियर आयरन मैन के तौर पर टोनी एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन कैपिटलिस्ट है जो लोगों के डिजायर्स तक को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। इस फॉर्म में वो एक अय्याश बिलियनर है जो हमेशा लड़कियों से घिरा रहना चाहता है, और सबसे बड़ी बात कि वो खुद को मोरालिटी से ऊपर मानने लगता है। सुपीरियर आयरन मैन के तौर पर टोनी सिम्बायोट्स तक की वर्किंग को समझकर एक एंडोसिम आर्मर बनाता है जो कि लिक्विड मेटल से बना होता है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, एंडोसिम आर्मर टोनी के बनाए सभी आर्मर में से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मर है। फिर होती है सबसे बड़ी और इवल हरकत, टोनी लॉन्च करता है एक्सट्रीमिस 3.0। ये एक ऐसा टेक्नो वायरस होता है जो लोगों को परफेक्ट ब्यूटी, परफेक्ट फिजिक, परफेक्ट लाइफ सब कुछ दे सकता है, और इसे पाने का तरीका होता है एक ऐप से इसे डाउनलोड कर लेना। पर इनिशियली टोनी इस सर्विस को फ्री रखता है। लोगों को एक बार इस परफेक्ट लाइफ को जीने की आदत लग जाती है, फिर टोनी उनसे अचानक ये छीन लेता है और लगा देता है एक भयंकर सब्सक्रिप्शन चार्ज। एंड में पेपर और बाकी एवेंजर्स की मदद से टोनी की पर्सनालिटी को वापस फिक्स किया जाता है। नंबर 7 यूनियन विद एक्सट्रीमिस्ट। क्या आपको पता है कि टोनी स्टार्क कॉमिक्स में काफी वक्त के लिए एक टेक्नो साइबॉर्ग बीइंग भी रह चुका है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2005 में आई आयरन मैन वॉल्यूम 4 की। इस 6 इशू मिनी सीरीज में हमें बताया गया था कि किस तरह टोनी अब खुद को एक्सट्रीमिस्ट से जोड़ चुका है और अब वो टेलीपैथिकली या साइनिकली मशीन से खुद को कनेक्ट कर सकता है। तो इस स्टोरी में यूएस गवर्नमेंट एक सुपर सोल्जर सीरम बनाती है जिसका नाम होता है एक्सट्रीमिस्ट, पर इस सीरम को मैलन नाम का एक कट्टरपंथी इंसान चुरा लेता है और खुद में इंजेक्ट कर लेता है। अब इस मैलन से डील करने के लिए टोनी जाता है, पर मैलन टोनी पर भारी पड़ता है। बुरी तरह से घायल होने के बाद टोनी वापस बेस पर लौटता है और इस बार खुद के भी अंदर एक्सट्रीमिस्ट सीरम का एक अपग्रेडेड वर्जन इंजेक्ट करवाता है। वो प्रोसेस तो दर्दनाक होता है, पर अब टोनी बनता है एक ऐसा बीइंग जो मशीन से कनेक्ट हो सकता है। एक्सट्रीमिस्ट की वजह से टोनी की पूरी बॉडी बायोलॉजिकली रीराइट हो जाती है
उसकी इंजरीज हील हो जाती है, वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, यानी बेसिकली टोनी खुद भी एक सुपर सोल्जर बन जाता है। और यही स्टोरी वो रीजन है दोस्तों कि क्यों टोनी पूरे ब्लीडिंग एज आर्मर को अपनी बॉडी के अंदर रख पा रहा था और साइनिकली कंट्रोल कर पा रहा था। नंबर 8, टोनी एज एआई। तो टोनी ने खुद की कॉन्शियसनेस को एक एआई के फॉर्म में रखा था, ये बात सब जानते हैं, पर क्या टोनी एमसीयू के आर्निम जोला की तरह अपनी कॉन्शियसनेस का बैकअप भी रखता है, ये आपको पता है? इनफैक्ट टोनी खुद की पूरी कॉन्शियसनेस का डिजिटल वर्जन भी रखता है ताकि किसी भी सिचुएशन में वो खुद की मेमोरीज और कॉन्शियसनेस को रिट्रीव कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, टोनी ने सबका जुगाड़ रखा है। तो इनविंसिबल आयरन मैन के वॉल्यूम 4 में हमने देखा ही था कि किस तरह सिविल वॉर 2 के बाद टोनी एक डीप कोमा में जा चुका था, पर उसकी कॉन्शियसनेस का एक एआई वर्जन रीरी विलियम्स को मिलता है जो कि उसे गाइड करता है उसकी जर्नी में। और बाद में जब टोनी कोमा से वापस रिकवर होता है तो वो इसी एआई वाले बैकअप को यूज करता है खुद की कॉन्शियसनेस को रिस्टोर करने के लिए। पर ये तो बस शुरुआत है, आइए आपको मिलवाता हूँ टोनी 2.0 से। तो ये कहानी आयरन मैन हाइपर वेलोसिटी मिनी सीरीज में आई थी, जहाँ टोनी की कॉन्शियसनेस को एक वर्चुअल इंटीग्रेटेड रैपिडली इवॉल्विंग ग्रिड बेस्ड इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म वर्जिल में रखा जाता है। और तब हमें पता चलता है कि टोनी खुद एक डिजिटल फैंटम कॉन्शियसनेस रखता था ताकि समय आने पर उसे प्रिजर्व किया जा सके। ये पूरी स्टोरी डिजिटल आइडेंटिटी पर ही बेस्ड थी। नंबर 9, बस्टर आर्मर्स। अब एमसीयू में भी हमने देखा है कि टोनी को जब किसी बहुत बड़ी मुसीबत से निपटना होता है तो उसके लिए उसने बस्टर आर्मर्स प्रिपेयर कर रखे थे, और हल्क बस्टर उनमें सबसे पॉपुलर है, जिसे हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखा था। पर कॉमिक्स में टोनी के पास बस्टर आर्मर्स की पूरी एक सीरीज है, जहां पर उसके पास कई सारे अलग अलग तरह के बस्टर आर्मर्स हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हल्क बस्टर आर्मर भी एक नहीं है। तो सबसे पहला हल्क बस्टर था मॉड्यूलर हल्क बस्टर आर्मर, जो हमें आयरन मैन इशू 304 में दिखा था, जहां हल्क बस्टर के अलग अलग पार्ट्स उसके नॉर्मल आर्मर पर जुड़ जाते थे। वहीं दूसरी बार हमें हल्क बस्टर देखने को मिला वर्ल्ड वॉर हल्क के इशू 1 में, जब टोनी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से लड़ने जाता है। और फिर हल्क बस्टर्स का ये सिलसिला चलता रहा, जहां ब्लीडिंग एज आर्मर का खुद का हल्क बस्टर मोड है, और ये सेम फीचर मॉडल प्राइम आर्मर में भी था। पर मार्वल के ऑल न्यू ऑल डिफरेंट एवेंजर्स में हमें देखने को मिला एक स्टैंड अलोन हल्क बस्टर आर्मर, जिसे कहा जाता है मॉडल 52 हल्क बस्टर आर्मर। अब इसके अलावा टोनी के जो दूसरे बस्टर आर्मर्स हैं वो है फिंग फैंग फूम बस्टर, और इस बस्टर आर्मर का साइज एक स्काई स्क्रेपर जितना है। फिर जो गॉड लेवल पर जाने वाले बस्टर आर्मर्स हैं उनमें है मॉडल 22 यानी कि थॉर बस्टर आर्मर। वो बात अलग है कि थॉर ने इस बस्टर आर्मर को बस्ट कर दिया था। फिर मॉडल 38 फिनिक्स किलर आर्मर, ऑफ कोर्स इसने भी फिनिक्स किलर वाले काम नहीं किए। फिर मॉडल 61 गॉड किलर मार्क 2, जिनके साथ साथ एक मॉडल 37 वेरिएंट यानी कि आयरन डिस्ट्रॉयर आर्मर भी है। अब हम कुछ स्पेशल मेंशंस भी लेना चाहेंगे, जैसे कि किस तरह 2013 की आयरन मैन सीरीज में हमें पता चलता है कि टोनी हार्वर्ड और मारिया स्टार्क का अडॉप्टेड बेटा था। साथ ही टोनी स्टार्क का जो रोल कॉमिक की सिविल वॉर 2 स्टोरी लाइन में दिखाया गया था, जहां सिविल वॉर में टोनी सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट का इतना बड़ा सपोर्टर होता है कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी हो जाता है। वहीं सिविल वॉर 2 में टोनी प्रीकॉग्निशन की एबिलिटी के सख्त खिलाफ होता है, और उसी वजह से उसकी और कैप्टन मार्वल के बीच झड़प हो जाती है। नंबर 10, सोल्स हैमर। अब इनकर्जन से निपटने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ सोच ही रहा था, पर टोनी ने एक डूम्सडे डिवाइस ही बना डाला था जिसका नाम था सोल्स हैमर। ये एक डायसन स्फीयर जैसा डिवाइस था जो कि एब्सॉर्ब कर सकता था पूरे सन की एनर्जी को, और एक कैपेसिटी रखता था पूरे एक यूनिवर्स को पुश करने की। सोल्स हैमर को टोनी ने अर्थ के आउटर ऑर्बिट पर इंस्टॉल किया था ताकि वक्त आने पर वो इनकर्जन को अपने तरीके से हैंडल कर सके। सोल्स हैमर के बारे में टोनी रीड और तचाला को भी एक्सप्लेन करता है कि उसके लिए उसने शियार कॉन्ट्रैक्टर से डील किए ताकि सबसे बेस्ट मटेरियल्स उसे मिल सके। वहीं सोल्स हैमर सिर्फ अपने 2% कंप्लीशन पर भी वो काम कर सकने की कैपेसिटी रखता था जिसके लिए उसे बनाया जा रहा था। अब सोल्स हैमर का क्रिएशन टोनी के जीनियस माइंड का इतना बड़ा फीट है कि इस बात ने रीड तक को भी हैरान कर दिया था और तचाला को मजबूर किया टोनी की तारीफ करने के लिए। तो दोस्तों ये थे वो आयरन मैन से जुड़े 10 डिटेल्स जिनके बारे में मूवीज में कभी बात नहीं हुई। ये एक प्रॉब्लम है कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के साथ कि उनकी स्टोरीज की लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि शायद उनको लाइव एक्शन में प्ले करने वाले एक्टर्स जवानी से बुढ़ापे तक पहुंच जाएंगे पर उनके कैरेक्टर्स की कहानियां तब भी खत्म नहीं होंगी। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका इन टोनी स्टार्क डिटेल्स के बारे में क्या कहना है। आपके हिसाब से इनमें से कौन से डिटेल्स हमें मूवीज में दिखने ही चाहिए थे और कौन से नहीं। आइए कमेंट्स में इनके बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा and you are super. Peace.